जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी इस वीडियो में हम सेल्स टैक्स के एक्ट के ऊपर जो है बात करेंगे और इस वक्त जो सेक्शन हम कवर करेंगे उसके अंदर आपका जो है 43, 1, 2 एंड 39। सबसे पहले 43 पे चलते हैं फौरन। 43 क्या कहता है? द टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। जो टैक्स पीरियड है वो 1 मंथ है, यानी 1 महीना है टोटल। आर सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड द अप्रूवल ऑफ द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज। लेकिन यह महीना किसी के लिए थोड़ा तब्दील या मुख्तलिफ हो सकता है अगर मिनिस्टर जो है वो फेडरल मिनिस्टर जो है इसके अंदर कोई तब्दीली किसी खास सेक्टर, किसी खास एंटिटी, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहे तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे जहाँ तक सवालात हैं आपके कि जी ये सोचने का अंदाज हो सकता है कि जी अगर ये 1 मंथ है तो एक साल शुरू हुआ आपका 1 जुलाई को और उसका पहला महीना मुकम्मल हो गया 31 जुलाई को, तो एक रिटर्न ड्यू हो गई जो कि जुलाई के महीने की है कि इसके अंदर आपने कितनी सेल की है और इस पर कितना सेल्स टैक्स बनता है। इसकी सबमिशन की जो डेट है वो मैक्सिमम 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक जा सकती है, यानी अगले महीने की 15 तक हर सूरत आपको इसका जो है वो बताना पड़ेगा, इसके बारे में क्लियर करना पड़ेगा। ये इसकी डेडलाइन होगी, चेंज हो सकती है लेकिन वो फिर वही बात है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल ऑफ अप टू द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन आम हालात में ज़हन में यही होना चाहिए कि एक सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो हर माह के लिए होती है, 1 मंथ के लिए होती है और उसकी सबमिशन उस महीने के कंप्लीट होने के अगले 15 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अब रही बात ये कि जिसका 9 सेक्शन बनता है कि ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न इज 15th डे ऑफ द मंथ। तो इसका जो ड्यू डेट है वो 15 बनती है नेक्स्ट मंथ की फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। अब टैक्स पीरियड चूंकि आपने एक महीने का रखा तो अगले महीने की 15 तक इसे फाइल हो जाना चाहिए। एंड अदर डेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, तो बोर्ड जो है मुख्तलिफ डेट फाइल बना सकता है या कह सकता है किसी के लिए इन स्पेशल केसेस स्पेसिफाइड डिफरेंट डेट मे बी स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एनेक्स्चर। तो ये भी हो सकता है कि जब हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो 15th ड्यू डेट है, बट हो सकता है कि उस फाइल के साथ या उस फॉर्म के साथ जिसके ऊपर आप सारी डिटेल दे रहे हैं उसके साथ कुछ अटैच डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है और वो अटैच डॉक्यूमेंट चूँकि आप ये काम डिस्ट्रीब्यूशन से वाबस्ता है कि कहाँ कहाँ जाके अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट करके बेच के आए हैं, तो हो सकता है कि डिफरेंट जगह से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वो भी इसके साथ लगाए जाते हैं, पिन अप किए जाते हैं, हम इसको एनेक्स्चर कह देते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में हो सकता है कोई टाइम 1-2 दिन का या कोरियर टाइम लगता हो, तो वो 1-2 दिन बाद भी सबमिट हो सकते हैं या उसके लिए ऐसा कोई प्रोसीजर जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपके लिए बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो है टैक्स पीरियड है। तो सेल्स टैक्स का पीरियड है वो 1 मंथ का है और जैसे 1 मंथ मुकम्मल होगा नेक्स्ट मंथ की 15th तक आप जो है इसको सबमिट कर देंगे। इसकी डेट जो है वो चेंज हो सकती है अप्रूवल अप टू द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज, लेकिन जो है 15 डेट को जब ये सबमिट होगा तो बोर्ड ये भी कह सकता है कि इसके साथ जिसके वाबस्ता डॉक्यूमेंट है वो अगले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर सबमिट हो सकते हैं। अब ये हो गया जी हमारा टैक्स पीरियड की बात। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्टिव टैक्स पेयर क्या होता है। देखिए एक्टिव टैक्स पेयर वो होता है जिसका बकायदा अकाउंट एक्टिव है, जिसका अकाउंट एक्टिव है अपने टैक्स को सबमिट करने के लिए। लेकिन बास खास हालात में आपका एक्टिव टैक्स अकाउंट जो है वो क्या किया जा सकता है, डेट किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये क्लोज हो जाता है तो वो तमाम सहूलियात जो एज एन इंडस्ट्री के एलिमेंट होने के नाते या एक बिजनेस होने के नाते आपको जो मिल सकती हैं वो फिर नहीं मिलेंगी। लिहाजा हर फर्म को अपने टैक्स अकाउंट की फिक्र होती है कि ये एक्टिव रहे। तो एक्टिव टैक्स पेयर कौन है? कहता है एक्टिव टैक्स पेयर मींस अ रजिस्टर्ड पर्सन हु
डज नॉट फॉल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, के एक ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड है, बंदे से मुराद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है फॉर टैक्स पेइंग, तो एक्टिव टैक्स पेयर है, लेकिन वो इन कंडीशन पे अगर ना आए, यानी इन कंडीशन पे पूरा ना उतर रहा हो, या इन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पे लागू हो जाए, यूं कह दीजिए इन कंडीशन में कोई एक कंडीशन पे लागू हो जाए। कहते हु इज काली लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया हो, कोई ऐसी एक्टिविटी उसने की हो जो एक दो दफा उसको जो है वार्निंग दी गई हो लेकिन वो सही नहीं हुआ, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगी, उसका अकाउंट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंडेड हो जाएगी, सबमिट यानी सस्पेंडेड हो जाएगी, तो ये जो है ये एक्टिव टैक्स पेयर नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, फेल टू फाइल रिटर्न, यानी कोई फाइल की जैसे रिटर्न हमने बनानी थी हर महीने, लेकिन वो 2 महीने तक कंसेक्यूटिवली टैक्स पीरियड के वो रिटर्न फाइल नहीं करता, तो इसका अकाउंट मुंजमद कर दिया जाएगा। तो पहली बात ब्लैक लिस्ट ना हो, दूसरी बात ये ऐसा ना हो कि कोई टैक्स रिटर्न ड्यू हो लेकिन सेल्स टैक्स की रिटर्न ड्यू हो और अगले 2 महीने तक उसने उसे सबमिट ही नहीं किया और कंसेक्यूटिव 2 महीने गुजर गए, तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। उसके बाद हु फेल्स टू फाइल द इनकम टैक्स, अब ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स अलग चीज है, सेल्स टैक्स अलग चीज है, लेकिन ब्यूरो एक ही देख रही है, लिहाजा अगर वो सेल्स टैक्स पे बिल्कुल ठीक है, हर महीने जमा करा रहा है, ठीक करा रहा है, लेकिन उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की या स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स फाइल नहीं की जो ईयरली करनी थी, तो बाय द ड्यू डेट यानी 31 सितंबर होती इसकी डेट, तो एज अ मैन्युफैक्चरर या एनी अदर पर्सन आर एन इम्पोर्टर, तो यानी अदर पर्सन एन इम्पोर्टर आर जो भी है, तो ऐसी सूरत में भी ये एक्टिव टैक्स पेयर नहीं रहेगा कि बेशक उसने सेल्स टैक्स बड़े टाइम पे जमा कराए हुए, लेकिन उसने जो एनुअल टैक्स रिटर्न है अपनी वो फाइल नहीं की, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा, वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। डी, हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली और एनुअल विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट, जो बंदा फेल हो जाए अपनी क्वार्टरली या एनुअल विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो है वो सबमिट ना कर सके, उसको भी हम क्या करेंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर देंगे। ठीक है, अब ये जो क्वार्टरली का इशू है ये क्या है, इसमें होता ये है कि जैसे हर फर्म को जो है कुछ विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो है बतानी होती है, जैसे हर फर्म को अपने एम्प्लॉइज की जो टैक्स रिटर्न है उसके बारे में बताना होता है, या ये कहना होता है कि अपने यूँ कह लीजिए कि अपने एम्प्लॉइज की सैलरी में से एक टैक्स डिडक्ट करना होता है और डिडक्ट करके उसे सबमिट करना होता है आपके टैक्स डिपार्टमेंट को, कि हर एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्शन की गई और डिडक्शन करके उसकी सैलरी कट करके उसको दी गई, एक स्पेसिफिक रेशो से डिडक्शन हुई, और वो रिटर्न भी फाइल की जाती है किसको, जाकर जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट को। अब वो जो आप कह सकते हैं कि उसको क्वार्टरली लाजमन जो है वो प्रोड्यूस करना होता है, अगर क्वार्टरली आप वो भी सबमिट नहीं करते कि आपके पास जो बंदे काम कर रहे हैं, आपके पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आपने उनकी तनख्वाहों में से या सैलरीज में से टैक्स डिडक्ट नहीं किया, और फिर ये भी ज़रूरी है कि 3 माह के क्वार्टर के बाद वो रिपोर्ट जाती रहेगी कि हमने इतना टैक्स सबमिट करके इनका एडवांस में विद होल्डिंग जमा करवा दिया है, और साल के एंड में हम उन सब रिटर्न का जो है वो सम अप करके जमा करा देते हैं कि इस साल इनके इतने टैक्स हमने डिडक्ट किए हैं। और अगर आप ये भी नहीं करते तो तब भी आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकल जाएंगे, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव टैक्स पेयर। अब आ गई बात आपकी कि टैक्सेबल गुड्स मींस ऑल गुड्स दैट अदर देन एग्जेम्प्ट, तो ये भी लिस्ट लेटर ऑन देख लेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ ज़हन में ये रख लीजिए कि एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर कुछ ऐसी आर्टिकल्स हैं या कुछ ऐसी गुड्स हैं
जो टैक्सेबल नहीं है। जैसे हमारे नॉर्मल टैक्स रिजीम को जब देखते हैं तो उसके अंदर जहां एग्रीकल्चर का नाम आता है हम कहते हैं ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। इस तरह यहाँ पे भी एक लिस्ट है, इस लिस्ट को लेटर ऑन देख लेंगे, लेकिन जहन में होना चाहिए कि एक ऐसी लिस्ट मौजूद है जिस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता, यानी वो चीजें टैक्सेबल नहीं है। तो होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।